दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड, खासकर यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों दृष्टिकोण से। यूपीएससी में यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लोग देखेंगे। इसका कल्चर का पार्ट, इसका सोसाइटी का पार्ट, इसका इकोनॉमी, कॉमर्स, ट्रेड, वो सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि पीटी में इससे फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य स्थल किस राज्य में स्थित है, किस स्थल पर क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। एक बड़ा टॉपिक है, शायद हमको इसके लिए 2 या 3 वीडियो के रूप में इस टॉपिक को पढ़ना पड़े। प्रयास करते हैं हम पहला वीडियो और देखते हैं कि हम इस चैप्टर की शुरुआत बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। प्रयास करते हैं कि हम इसका फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट दोनों पक्षों पे मजबूती से अपनी पकड़ बनाएं। आइए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस चैप्टर को पढ़ने से सिंधु घाटी सभ्यता, तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम इसको 2-3 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि हम भूमिका, इससे हमारा एक चैप्टर पे एक पकड़ मजबूत होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इस सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर क्या विवाद है, तो उस उत्पत्ति को लेकर क्या संकल्पना है उस पर हम देखेंगे। फिर इसके कालक्रम को लेकर अलग अलग विद्वानों ने इस सभ्यता के बारे में अलग अलग बातें की हैं और यह सभ्यता इतनी महत्वपूर्ण है कि आप समझ सकते हैं कि जब इसकी खोज हुई तो भारत का इतिहास 1000 वर्ष लगभग पीछे चला गया। जो कि पहले वैदिक काल शुरू होता था वो सिंधु घाटी सभ्यता से उसकी स्टार्टिंग हो गई। तो इस तरह से अगर हम लोग आगे देखते हैं तो हम लोग इसका विस्तार देखेंगे, आखिर इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। फिर इसके हम लोग महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे, महत्वपूर्ण स्थल एवं विशेषताएं। इसके बाद हम लोग इसका सामाजिक, इस समय का सामाजिक जीवन, आर्थिक, सामाजिक के साथ साथ हम सांस्कृतिक यहीं एक साथ देखेंगे। हम लोग इसका आर्थिक पक्ष देखेंगे। आर्थिक पक्ष हमें इस सभ्यता का बेस क्या था, एग्रीकल्चर था, पशुपालन था, व्यापार था, आंतरिक व्यापार था, बाह्य व्यापार था। बाह्य व्यापार था तो कहाँ से था, तो हम कहाँ से क्या चीज़ें आयात करते थे, कहाँ क्या चीज़ें निर्यात करते थे, हम सारे पक्षों को यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर यूपीएससी में भी सवाल पूछा जाता है। ये यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है कि इनका समाज कैसा था, किस देवता की पूजा करते थे, इनके समाज में क्या विशेषताएं थी, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इन सब के अलावा इसके हम लोग राजनीतिक पक्ष देखेंगे। जबकि राजनीतिक पक्ष ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, हम लोग देखेंगे क्यों, पर एक हल्का सा पक्ष देखेंगे। और इसका इस सभ्यता के हम लोग पतन के कारण, आखिर इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो अलग अलग स्थलों के पतन होने के अलग अलग कारण रहेंगे। हम लोग सबको एक साथ देखेंगे। इस पर अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं कि अलग अलग स्थानीय कारणों से पतन अलग अलग ढंग से हुआ है। हम लोग उस पक्ष को देखेंगे। तो सबसे पहली बात, इस चैप्टर को अगर हमको पढ़ना है तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम इसको लगभग 2 या 3 वीडियो में बांट के देखेंगे। पहले वीडियो तक हम प्रयास करते हैं कि हम पहले वीडियो में यहाँ तक कवर करें और सेकेंड वीडियो में हम लोग लगभग ये 2 पक्ष महत्वपूर्ण कवर कर लें, या तो महत्वपूर्ण ये पूरा एक पक्ष यही खुद हो जाएगा। और थर्ड पार्ट में हम लोग ये, तो फर्स्ट पार्ट वीडियो का जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका। पहले बताऊंगा मैं आखिर कहाँ, फिर उसकी उत्पत्ति, फिर उसका कालक्रम, फिर उसका विस्तार। पूरा का पूरा जो सेकेंड पार्ट है वो सभी स्थलों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं, हड़प्पा क्या थी, मोहनजोदड़ो क्या थी, चढ़ोदड़ो की क्या है, कोटदीजी क्या है, कालीबंगा क्या है, हर स्थलों की अपनी अलग अलग विशेषताएं क्या क्या हैं। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे, यानी थर्ड वीडियो जो इसका हम लोग देखेंगे वो थर्ड वीडियो में, यानी थर्ड पार्ट में हम देखेंगे यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं पतन के कारण। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो, जिस पर हम लोग इन 4 पक्षों पर बात करेंगे। प्रयास करते हैं, सब पे अपनी पकड़ मजबूत करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में भूमिका। तो भूमिका में कुछ नहीं, हड़प्पा सभ्यता को, जिस सभ्यता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहली बार देख लेते हैं कि यह सभ्यता हमारे पश्चिमोत्तर भारत,
अगर हम लोग इसको मैप में देखें, अगर हम लोग इस पूरी सभ्यता को मैप में समझने का प्रयास करें, अगर हम लोग इस सभ्यता को समझें तो इस सभ्यता जम्मू कश्मीर में मांडा, मेरठ में आलमगीरपुर, जम्मू कश्मीर में मांडा, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर दैमाबाद, और यहाँ पर दास्क नदी के तट पर बलूचिस्तान में जो एक स्थल है सुतकागेंडोर। और इस तरह से इस सभ्यता को मिला देंगे तो लगभग त्रिभुजाकार एक सभ्यता थी, जो कि अपने समय की, उस समय की एक नगरीय सभ्यता थी। इसका नगर, इसकी अपनी नगरीय विशेषता है। विश्व के अन्य समकालिक सभ्यता, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो और चाहे ये मिस्र की सभ्यता रही हो, उस समय विश्व में और सभ्यताएं थीं। अगर हम लोग देखें तो उस समय विश्व में उस समय विश्व में अगर देखा जाए तो ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाती थी, जिसको हम लोग सुमेरियन सभ्यता भी कहते थे। और ये सभ्यता उस समय विश्व में बहुत प्रसिद्ध सभ्यता थी, नील सभ्यता, यानी मिस्र घाटी की सभ्यता, जो नील नदी के तट पर थी। मिस्र घाटी की सभ्यता यानी मिस्र सभ्यता। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी महानता इसी में थी कि अगर इन दोनों सभ्यताओं को मिला लिया जाए, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता का, तो दोनों सभ्यताओं का ये 12 गुना थी। मतलब समकालीन जो विश्व की सभ्यताएं थी, चाहे वो मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता हो, इनका अगर हम लोग विस्तार विकास देखा जाए और हड़प्पा सभ्यता, तो दोनों के योग का 12 गुना थी और अकेले मिस्र की सभ्यता का 20 गुना थी। मतलब कि हम लोग समकालीन विश्व में, और ये सभी कांस्ययुगीन सभ्यता ये भी रहेगी, कांस्ययुगीन ये भी रहेगी, कांस्ययुगीन ये रहेगी। इस तरह से एक नेटवर्क था आपस में, जो कांस्ययुगीन नेटवर्क के रूप में तत्कालीन विश्व में जाना जाता था। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो हम लोग जिस महान सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वह महान सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं से भी सर्वश्रेष्ठ थी। और यहाँ तक माना जाता था कि जो इनका व्यापार वाणिज्य था, इनसे जो व्यापारिक संबंध था, वो भारत के पक्ष में थे, यानी भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में था। तो इस तरह हम लोग अगर देखें तो उस समय, तत्कालीन समय में हमारी यह सभ्यता जो थी, अन्य सभ्यताओं की तुलना में न केवल सर्वश्रेष्ठ थी, आर्थिक रूप से यह हमारे पक्षधार थी, हमारे पक्ष में थी। इसलिए हम लोग जब इस महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहली बार कुछ इससे संबंधित शब्द हैं। इसी सभ्यता को जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि शुरुआत में 12,99,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर थी, आज इसका विकास लगभग 20 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में हो चुका है। तो इस सभ्यता को हम लोग जब पढ़ने जा रहे थे, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसके लिए हड़प्पा सभ्यता शब्द मिलता है, कहीं पर इसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, इसी को, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, कहीं पर इसको सरस्वती सभ्यता कहते हैं। ये एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। आइए हम एक एक पक्ष को पढ़ते हैं। तो इस तरह से 3 समकालिक सभ्यताएँ थी, मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, सुमेरियन की सभ्यता, और यहाँ अभी जब हम इसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उत्पत्ति में यहाँ पर भारत में एक विद्वानों का वर्ग है, जिसमें गार्जियन चाइल्ड, जॉन मार्शल, क्रेमर, डी कौशाम्बी, एस.डी. संकालिया जैसे महान विद्वान हैं, जो कि ये कहेंगे कि भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है, ये मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता के द्वारा हुआ है। हम लोग देखेंगे किस तरह से यह सभ्यता दोनों आपस में अलग हैं। अतः इसके विकास में इसका रोल हम महत्व व्यापारिक संपर्क तक ही देखेंगे कि जो भी संबंध रहे होंगे या यहाँ की जो भी वस्तुएं यहाँ पाई गई हैं या यहाँ की कुछ भी जो विशेषताएं यहाँ पाई गई, उनका कारण ये नहीं रहा कि यहाँ के मूल लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने नई सभ्यता का विकास किया। अर्थात ये हड़प्पा सभ्यता के जनक के रूप में हम इनको नहीं स्वीकार करेंगे। हाँ, निसंदेह व्यापारिक आदान प्रदान दोनों में था।
व्यापारिक दोनों में संपर्क था। अतः जब व्यापारिक संबंध होते हैं तो वस्तुओं के साथ साथ विचारों का, संस्कृतियों का, एक दूसरे के रीत रिवाजों का, एक दूसरे की कार्य प्रणालियों का भी आपस में उस क्रम में आदान प्रदान होता है। तो जो भी चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे उसको मात्र उसी दृष्टिकोण से और वहीं तक सीमित रखेंगे। आइए ये सब चीज़ें, कॉन्सेप्ट की चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भूमिका में 2-4 बातें। तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले आइए एक एक पॉइंट को उठाते हैं। इस हड़प्पा सभ्यता को हम लोग 4 भागों में, इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, इसी को सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, इसी को प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं, और इसी को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर हम लोग देखें तो जब इस सभ्यता के बारे में हम देखते हैं तो 2-3 नाम हमारे दिमाग में रहने चाहिए। ये 2-3 नाम जो हमारे दिमाग में हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हम अगर सबसे पहले स्टार्ट करें तो भारत का इतिहास पहले वैदिक काल से प्रारंभ माना जाता था, जिसका समय 1500 से BC से प्रारंभ होता है। 1500 से लेकर 1000 तक वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, 1000 के बाद 620 ईसा पूर्व तक हम लोग उत्तर वैदिक काल देखते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक एक अंग्रेज विद्वान था, एक अंग्रेज था, जिसने सबसे पहली बार हड़प्पा के टीले की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। जिसने सबसे पहली बार हड़प्पा के टीले की तरफ ध्यान दिया था, उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मैसन। इसने बताया था कि वहाँ पर एक टीला है जहाँ पर ईंटें हैं और ईंटों को उसने प्राप्त किया था, परंतु इस पर आगे चल के ना कोई इसका उत्खनन हुआ, ना इस पर कोई बहुत ज़्यादा काम हुआ, तो उस पर कोई बड़े पैमाने पर आगे चलकर कोई कदम नहीं उठाया गया। तो वो बातें वहीं की दबी रह गई। 1853 और 1856 के बीच में हम लोग देखेंगे तो कराची से लेकर, यानी कराची ये सिंधु नदी के तट पर है, कराची ये पाकिस्तान में अरब सागर के पास है, और ये लाहौर, कराची और लाहौर के मध्य में रेलवे लाइन बिछ रही थी। 1853 और 56 के मध्य में, ये लॉर्ड डलहौजी का समय था जब भारत में के साथ साथ उत्तर पश्चिम अन्य क्षेत्रों में उस समय भारत का हिस्सा था, रेलवे लाइनों का जाल बिछाया जा रहा था। तो जब कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बन रही थी तो रेलवे लाइन में रेडिया यानी कि पत्थरों को डालने के लिए आसपास 2 बंधु थे। कनिंघम के नेतृत्व में सब काम हो रहा था। तो 2 बंधु थे, जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन। इनको ब्रंटन बंधु भी कहा जाता है। तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, इन लोग, जब ये लाहौर और कराची के बीच में रेलवे लाइन बन रही थी तो इन लोगों के द्वारा आसपास के टीले से कुछ ईंटें निकाली गई, और ईंटें निकाल कर इसी लाइन में ही यहाँ पर हड़प्पा पड़ेगा। तो यहाँ पर ईंटें निकाल कर यहाँ पर डालना शुरू कर दिया गया, और इस तरह से रेलवे लाइन के निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ। तो उस समय कनिंघम थे जिनके नेतृत्व में काम हो रहा था, कनिंघम महोदय का यहाँ पर ध्यान गया, परंतु उस समय रेलवे लाइन के विस्तार में
का कार्य प्रगति पर रहा, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। यानी कि एक बार और मौका मिला था कि हम इस सभ्यता के बारे में पता लगा सकते, परंतु उस समय ब्रेंटन बंधुओं के द्वारा यहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया गया, परंतु इस पर आगे चलकर उत्खनन का कार्य नहीं हुआ, तो ये सभ्यता के बारे में उससे पता लगा जाना संभव नहीं था। आगे चलकर 1921 ईस्वी में एडी में जॉन मार्शल ये भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण संस्थान विभाग है संस्थान, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, इसके अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल उसमें भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, जिस विभाग की नींव इसके पहले लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1902 में विभाग स्थापित कर दिया गया था। तो उस समय सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में एक व्यक्ति हैं दयाराम साहनी, दयाराम बहादुर साहनी, दयाराम साहनी, इनके द्वारा 1921 ईस्वी में एक स्थल की खोज की जाती है, एक स्थल का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाता है और उसका नाम हड़प्पा होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा पाकिस्तान में है। तो ये हड़प्पा नामक स्थल की खोज सबसे पहली बार यहाँ पर दयाराम साहनी कर रहे हैं। तो हड़प्पा इस पूरी सभ्यता का सबसे पहले उत्खनित होने वाला पहला स्थल था, प्रारूप स्थल था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ जाता है, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद से लेकर अब तक लगभग 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है, लगभग 1400-1500 स्थलों की खोज हो चुकी है। इसका मतलब इस सभ्यता का सबसे प्रारूप स्थल, प्रारंभिक स्थल हड़प्पा होने की वजह से इस सभ्यता को कहा गया हड़प्पा सभ्यता। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका एक नाम पड़ता है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनित होने वाला पहला स्थल हड़प्पा था, इसलिए सभ्यता को हड़प्पा स्थल कहा, हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अगला आता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसे क्यों कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कि जब शुरू में इस स्थल की खोज हुई, जब शुरू में इस स्थल की खोज हुई, मतलब पूरी सभ्यता की खोज हुई, तो अधिकांश स्थल सिंधु या उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए गए थे। शुरू में यानी स्वतंत्रता 1947 तक अगर हम लोग देखें तो 1947 तक केवल 40 स्थलों की खोज हो पाई थी। तो 40 स्थलों में से अधिकतर स्थल जो थे वो सिंधु नदी तट के आसपास थे। इसीलिए और उसके बाद जो कुछ उत्खनन हुए सिंधु घाटी सभ्यता या नदी के तट पर या उसके आसपास पाए गए, इसलिए इस सभ्यता को कह दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। परंतु जब आगे चलकर इसका उत्खनन किया गया तो बड़े पैमाने पर गंगा और ये गंगा नदी है और ये सिंधु नदी ऐसे गई है आई है, इन दोनों के बीच में लगभग 1100 स्थल पाए जाते हैं। और यहाँ पर पहले कभी न कभी एक नदी बहती थी जिसको सरस्वती कहते थे। जब हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे तो विंसन नामक एक स्थान है जहाँ पर इस सरस्वती नदी के विलुप्त होने की बात की गई थी, परंतु आधुनिक समय में राजस्थान में जो घग्घर नदी बहती है उसी नदी को ही सरस्वती नदी का रूप कहा गया है। तो वो बात की बातें हैं। अभी हमारे लिए ये है कि आगे चलकर 1400 स्थलों में से लगभग 1100 स्थल जो पाए जाएंगे वो सरस्वती नदी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसलिए इस सभ्यता को आगे चलकर सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इन सब के अलावा इस सभ्यता के लिए एक शब्द और है, प्रथम नगरीय क्रांति। ये सब शब्द हैं, कभी आ जाए तो उनका सबका मतलब क्या है। प्रथम नगरीय क्रांति तो बहुत बड़ा, क्रांति मतलब परिवर्तन, अमूल चूल परिवर्तन, आकस्मिक परिवर्तन, बिना प्लान के परिवर्तन क्रांति।
तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो प्रथम नगरीय क्रांति है, इसलिए है कि हड़प्पा सभ्यता में मैंने कहा समकालिक सभ्यता, उसके सामने हमने उससे पहले देखा था सुमेरियन सभ्यता थी, वहाँ पर कच्चे ईंटों के घर बने रहते थे और यहाँ पर पके ईंटों के घर, पकाए गए ईंटों घर बनते थे। ईंटें भी अलग अलग तरह की, वर्गाकार ईंटें, वक्राकार ईंटें, इसका मतलब ईंटों में विविधता थी। इन सब के अलावा यहाँ का नगर नियोजन हो, चाहे जल निकास प्रणाली हो, चाहे सड़क में सुरक्षा हो, इसके अलावा सड़क की सफाई हो, ये सब उच्च कोटि का था। पूरे नगर जाल या ग्रिड में बसे होते थे। इस तरह अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में पहली बार नगरों का उदय होता है। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता में तो कुल 1400 स्थल हैं, परंतु 7 को ही नगरों की संज्ञा दी गई है। परंतु वह नगर भी उस समय सोचिए मोहनजोदड़ो में अकेले 30 से 40 हज़ार जनसंख्या रहती थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरह अगर हम लोग देखे जाए तो भारत में जो पहली बार नगरों का उदय होता है वो हड़प्पा सभ्यता में होता है और दोबारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व होता है, इसलिए उसको द्वितीय नगरीय क्रांति के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से पहली बार नगरीय लक्षण, नगरीय विशेषताओं को धारण करने को जैसे हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। अगला ये है कांस्ययुगीन सभ्यता। जैसे कि हमने पहले बात की थी, मनुष्य ने सबसे पहली बार, मनुष्य पत्थरों के बीच में रहता, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले स्टोन एज पढ़ा। इसके बाद मनुष्य के द्वारा सबसे पहली बार उपयोग होने वाली धातु का नाम था तांबा, हमने ताम्र पाषाण काल पढ़ा। आगे चलकर चूँकि तांबा से भी मजबूत होता है कांसा, तो तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाया गया और हड़प्पा सभ्यता में कांसे का उपयोग बढ़ चढ़कर किया गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता किस तरह की सभ्यता है तो कहिएगा कांस्ययुगीन सभ्यता है। नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, तो एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है तो सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सभ्यता। तो इस तरह से भूमिका के रूप में, एक समझने के रूप में जिस हम सभ्यता को पढ़ने जा रहे हैं, इतिहास के जिस महत्वपूर्ण कालखंड को पढ़ने जा रहे हैं, उसको हम 5 अलग अलग नामों से जानते हैं या उसके लिए 5 अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। सबका मतलब क्या क्या है वो मैंने आपको बताया। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला पोर्शन इसी का। आइए अब स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता में ही। हम लोगों ने अभी देखा था भूमिका। तो भूमिका में कुछ छोटी बातें थी, विशेष बातें थी जो हम लोगों ने चर्चा की। आइए अब इसका अगला टॉपिक है उत्पत्ति। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर अगर हम लोग देखें तो 3 तरह की विचारधाराएं हैं। कुछ विद्वान हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति को मेसोपोटामिया, अथवा सुमेरियन सभ्यता से देखते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता की जो विकास है वो ईरानी, बलूचिस्तानी सभ्यता जो थी उसी का विकसित रूप है। और कुछ लोग इसको भारत में सूथी संस्कृति, सूथी संस्कृति का विकसित रूप कह रहे हैं। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसके बारे में ये है कि जब हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज की तो यह सभ्यता हमको अपने उन्नत रूप, यानी कि उन्नत रूप का मतलब ये हुआ कि हमें नगरीय स्वरूप में मिली। तो कोई भी नगर अचानक नगर नहीं बनता है, पहले वो ग्रामीण स्थल रहा होगा, फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ होगा। तो ये हड़प्पा सभ्यता का विकास क्रमिक रूप से स्थानीय कारणों से हुआ कि बाहर के लोग आए, उन्होंने बाहर से विशेषताएं इस पर आरोपित किया। इस तरह से लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि यह मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता से लोग यहाँ पर आए और हड़प्पा सभ्यता की
नवीन परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपने आप को बदला, बदलने के अनुसार उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के रूप में कुछ लोग मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता के रूप में के लोगों को स्वीकार करते हैं, परंतु हम देखेंगे कि दोनों में समानताएं हैं, उनका कारण अलग है, परंतु इनके उत्पत्तिकर्ता के रूप में या इनके जनक के रूप में हम इनको कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जैसे फेयर सर्विस हैं और रोमला थापर का कहना है कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का विकास ईरानी और बलूचिस्तानी सभ्यता के क्रम में हुआ है। उसी तरह से अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल और आलचिन दंपत्ति जैसे विद्वान हड़प्पा सभ्यता को सोथी संस्कृत का विकसित रूप के रूप में देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो तीन मत हैं, इन दोनों मत को जब हम मिला देते हैं, ये दोनों मत जब मिल जाते हैं, ये दोनों मत मिल जाते हैं, तो ये कहलाता है देशी उत्पत्ति का मत, और इसे कहा जाता है विदेशी उत्पत्ति का मत। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में विदेशी उत्पत्ति और देशी उत्पत्ति दो रूप में हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग विदेशी उत्पत्ति में देखें तो ये पीसीएस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए कभी सवाल पूछे, वैसे तो ये कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल का मतलब है कि ये ऑप्शनल शब्द का चीज़ है। प्रीलिम्स के जीएस के पोर्शन में पूछने की संभावनाएं बहुत कम है, परंतु फिर भी एक बार आप पूरा पढ़ रहे हैं तो एक बार इसके गुजर जाइए टॉपिक से, अपने आंखों के थ्रू इसको बाहर गुजार दीजिए, ताकि हो सकता है कभी सवाल पूछे तो एक कम से कम कॉन्सेप्ट तो बना रहे आपका। तो मेसोपोटामिया, यहाँ यूपीएससी के मेंस में इससे संबंधित सवाल कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी के प्री में, यूपीएससी के मेंस में कहीं पूछ सकते हैं, परंतु यूपीपीएससी के प्री में आने की संभावनाएं बहुत कम है। आइए देखते हैं मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता। इस मत को मानने वाले पहले हम विद्वानों को देखते हैं। तो इस मत को मानने वालों में गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, जॉन मार्शल, डीडी कौशाम्बी, एच.डी. संकालिया, के साथ लियोनार्ड बुली। इस तरह से गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, सर जॉन मार्शल, डीडी कौशाम्बी, एच.डी. संकालिया और लियोनार्ड बुली जैसे विद्वान कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों के द्वारा की गई है। यहाँ के लोग भारत में आए, परिस्थितियों के अनुसार इन्होंने यहाँ परिवर्तन किया। समानता के रूप में एक दो बातें और बात करेंगे हम लोग, इसको अलग चल के हम लोग इसके विपक्ष में कुछ तर्क देंगे और देखेंगे कि इसके उत्पत्तिकर्ता के रूप में हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ईरानी बलूचिस्तानी संस्कृत के रूप में फेयर सर्विस एवं रोमिला थापर, इनके हिसाब से ईरानी और बलूचिस्तानी संस्कृतियाँ, अभी नाल है, कुल्ली है, आमरी है, इन संस्कृतियों का विकसित रूप हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के रूप में। आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं अमलानंद घोष, आलचिन दंपत्ति, डीपी अग्रवाल। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो अमलानंद घोष, आलचिन दंपत्ति और डीपी अग्रवाल ने सोथी संस्कृत के बारे में बात की है। इस सोथी संस्कृत की खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। 1953 में अमलानंद घोष राजस्थान में है। अमलानंद घोष ने एक सोथी संस्कृत की खोज की थी राजस्थान में। ये इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सोथी संस्कृत थी कहाँ पर, राजस्थान में। किसके खोज के जनक कौन है, अमलानंद घोष। उन्हीं अमलानंद घोष के द्वारा हड़प्पा सभ्यता को इसी सोथी संस्कृत का जो है जनक के रूप में देखा है। आइए इनके अपने अपने तर्क देखते हैं। मैंने कहा इसको बहुत ज़्यादा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस मैं कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ कि विदेशी उत्पत्ति, देशी उत्पत्ति। ये लोगों में जैसे क्रेमर क्या कहते हैं, क्रेमर ये कहते हैं कि
मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता के लोग 2400 ईसा पूर्व भारत आते हैं और भारत के परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पर एक सभ्यता का विकास करते हैं, जिस सभ्यता को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। तो क्रेमर का यह मानना है कि मेसोपोटामिया के लोग यहाँ पर आते हैं, मतलब ये लोग विसरणवादी सिद्धांत पर बल देते हैं। हमेशा दो सिद्धांत हैं, एक क्रमिक विकास का सिद्धांत और एक विसरणवादी सिद्धांत। अगर तब तक ये व्यक्ति यहाँ रहें और यहीं से दूसरे स्थान पर जाकर उसका विकास कर देने, ये सभ्यता बाहर जाकर सभ्यता का विकास करे, तो ये कहलाती है विसरणवादी सभ्यता। इसका विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और जब यहीं के लोग ही आपस में मजबूत होकर धीरे धीरे डेवलपमेंट कर कर वहीं पर सभ्यता विकास कर दे, उसको क्रमिक विकास कहते हैं। तो ये दोनों जो हैं, ये क्रमिक विकास सिद्धांत पर आधारित हैं और ये विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित है। उसी तरह से गार्जियन चाइल्ड ने ये कहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ पर आए, मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता के लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर बसे और यहीं पर रहकर उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। मतलब वही बातें जो क्रेमर ने कहा, क्रेमर ने समय दिया, उन्होंने समय नहीं दिया, ये अंतर रहा। डी कौशाम्बी ने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, जो मैंने चर्चा की थी, तीनों सभ्यता सबके जनक एक हैं। तो डी कौशाम्बी के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र सभ्यता तीनों समकालिक सभ्यताएं थीं। इन्होंने तीनों को कांस्युगीन सभ्यता होने की वजह से तीनों जनक एक बताया। तो इस तरह से ये भी विदेशी मत के समर्थक के रूप में खड़े हुए। एच.डी. संकालिया ने कहा कि बलूचिस्तान में उन्होंने कुछ चबूतरे देखे। एच.डी. संकालिया ने, जो चबूतरे नीचे चौड़े ऊपर जाके सकरे होते चले जा रहे थे, ऐसे चौड़े होते चबूतरे ऐसे। तो ये जो उन्होंने देखा एच.डी. संकालिया ने बलूचिस्तान में, तो इसके उन्होंने तुलना कर दिया जिगुरुत से। मेसोपोटामिक सभ्यता में एक जिगुरत भी नीचे चौड़ा और ऊपर सकरा हो रहा था। तो इस तरह से जिगुरत को उन्होंने चबूतरा दोनों को देखा। उन्होंने कहा कि दोनों में चूँकि बनावट में एक रूपता है, प्रणाली में एक रूपता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि दोनों के सभ्यता के जनक एक है। इस तरह से गार्जियन चाइल्ड, क्रेमर, डी कौशाम्बी, एच.डी. संकालिया जैसे विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत देकर दोनों को, हड़प्पा सभ्यता को, मेसोपोटामिया सभ्यता के दोनों को उत्पत्ति के कर्ता यानी दोनों के जनक को एक स्वीकार करते हैं। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एकदम दोनों में किसी तरह से इन पक्ष को लेकर कोई साम्यता नहीं। अब कैसे? जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वह एक नगरीय सभ्यता है। तो अंतर देखिए दोनों में क्या है, क्योंकि जब हम लोग इतिहास के मेंस में पढ़ते हैं तो दोनों में अंतर देखते हैं। तो जो हमारी ये मेसोपोटामिया सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पूर्णतः नगरीय सभ्यता है। यहाँ का नगर नियोजन उच्च कोटि का है। यहाँ पर ये एक जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये एक अर्धनगरीय यानी ग्रामीण सभ्यता के रूप में थी। यहाँ का नगर नियोजन में घर जो पूरे जो सड़कें दूसरे को समकोण पर काटती थी, यहाँ पे सड़कें बेतरतीब थी, कहीं कोई जा सकती थी। यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ बाँट माप तौल में एक रूपता थी, यहाँ पर एक रूपता नहीं। यहाँ पे जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी पाई गई, यहाँ पे जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं पाई गई। इन सब के अलावा यहाँ पर मंदिर है, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर में के साक्ष्य नहीं पाए गए। यहाँ की जो लिपि है वो यहाँ की लिपियों में चित्राक्षर है, यानी वहाँ पे चित्र बने हुए हैं। अभी देखेंगे हम मछलियों के चित्र हैं, निशानों के चित्र, यहाँ पर कीलनुमा है। तो यहाँ की जो लिपियाँ हैं वो कीलनुमा है, इसकी लिपि चित्राक्षर है। इसको हम लोग दृष्टोफोदन लिपि के रूप में भी अब हम लोग देखेंगे। तो इस तरह देखा जाए तो ना नगरीय पद्धति को लेकर देख लिया जाए, न जीवन शैली को देख लिया जाए, ना यहाँ की लिपि को देख लिया जाए। तो इस तरह से देखा जाए कि दोनों के सभ्यता में किसी तरह से कोई भी एक रूपता नहीं है। तो इन सभी मतों को खारिज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ के कुछ भी लक्षण यहाँ पाए गए होंगे तो यहाँ का, जैसे यहाँ पर बेलनाकार मोहरे हैं, यहाँ पर वर्गाकार मोहरे हैं, मोहरों में बहुत अंतर है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो दोनों सभ्यताओं में आपस में कोई एक रूपता नहीं है। जो भी संबंध रहा होगा, यहाँ का व्यापारिक संबंध, अगर यहाँ का व्यापारी आएगा तो यहाँ मोहर छोड़ जाएगा, कुछ सामान लेके जाएगा तो वो मोहर यहाँ पर मिल जाएगी।
हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर बस गए हों तो उनकी विचारधारा से कुछ चबूतरे बन गए। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जनक के रूप में इनको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, पर इनके व्यापारिक संबंध को हम लोग दरकिनार भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें देखेंगे आगे चलकर जब हम लोग आर्थिक पक्ष पढ़ेंगे कि दोनों के बीच में आपस में व्यापारिक संबंध जो है उन्नत अवस्था में था। स्थल मार्ग से भी था और जल मार्ग से भी था। लोथल का गोदीवाड़ा इसका साक्ष्य रहेगा, हम लोग आगे देखेंगे। फिर फेयर सर्विस और रूमला थापर, ये जो फेयर सर्विस और रूमला थापर ने नाल, कुल्ली, आमरी, ये सिंध के क्षेत्र में, पाकिस्तान के सिंध के क्षेत्र में हड़प्पा के पहले हम लोग देखेंगे। अभी जब हम लोग हड़प्पा काल के स्थल पढ़ेंगे तो स्थल को 3 भागों में पढ़ेंगे, पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पा के बाद। तो ये सारे जो स्थल है वो हड़प्पा के पहले के थे। तो यहाँ की जो विशेषताएं थीं वो आगे चलकर हड़प्पा में भी मिलती हैं। तो फेयर सर्विस और रोमला थापर के हिसाब से यही नाल, कुल्ली और आमरी ये पहले ग्रामीण स्थल थे, ग्रामीण थे, गांव थे। धीरे धीरे यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ, सरप्लस उत्पादन होगा। जब उत्पादन होगा तो जनरल सी बात है, उत्पादन के बाद विशेषीकरण हुआ, अलग अलग तरह के व्यवसाय करने के लोग बाहर निकले, कुछ लोग घर से बाहर निकले। जब इसका श्रम का विभाजन होता है, विशेषीकरण होता है, तो इस क्रम में आगे चलकर जो उत्पादन की मात्रा में फिर वृद्धि होती है। तो यहाँ पर कर पद्धति का विकास होता है। जब उत्पादन होगा तो कर पद्धति का विकास होगा, एक प्रशासनिक आपका क्षमता का विकास होगा। जब कर आएगा तो प्रशासनिक तंत्रों को डेवलपमेंट किया जाएगा और इस तरह से धीरे धीरे चलकर ये जो उत्पादन के केंद्र थे वो विकसित रूप से ग्रामीण से लेकर अर्ध ग्रामीण, पहले ग्रामीण फिर नगरी, अर्धनगरी फिर नगरी सभ्यताओं के रूप में बढ़ते हैं। इस तरह से फेयर सर्विस और रोमला थापर के हिसाब से कहा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो नाल, कुल्ली और आमरी, क्योंकि यहाँ के जो मर्दभांड पाए जाएंगे आगे चलकर वो मर्दभांड हड़प्पा सभ्यता में भी मिलते हैं। तो ये विशेषता के रूप में देखेंगे। हम लोग इस पक्ष को स्वीकार भी करेंगे क्योंकि ये देशी उत्पत्ति से जुड़ता हुआ सिद्धांत है और एक क्रमिक विकास के सिद्धांत के रूप में भी आगे आता है। अमलानंद घोष, आलचेन दंपत और डीपी अग्रवाल, इन लोगों ने सोथी संस्कृत को हड़प्पा संस्कृत से जोड़कर देखा। इसके लिए इन्होंने तीन तर्क दिया। पहली बार जो सोथी संस्कृत का मृदभांड था और जो हड़प्पा सभ्यता का मृदभांड था, इसमें भी पीपल के पत्ते का निशान था, इसमें पीपल के पत्ते का निशान था। तो कहते हैं कि देखिए सोथी संस्कृत के मृदभांड पीपल के पत्ते में बनते थे, हड़प्पा सभ्यता में पीपल के पत्ते वाले दोनों के जो उत्पत्तिकर्ता एक हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये सोथी संस्कृत में आप इसके अलावा रस्सी के निशान हैं, यहाँ भी रस्सी के निशान हैं। तो पीपल के पत्तों के निशान और रस्सी के निशान दोनों के मृदभांडों में एक होने की वजह से इन सब के अलावा यहाँ जो बर्तन मिले हैं वो गोड़ेदार, यानी कि अगर हम लोग देखा जाए तो उसमें लाइनेदार बनी हुई हैं, वो बर्तन यहाँ भी मिले हुए हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सोथी संस्कृत के जो मृदभांड हैं, हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड में ये 3 समानताओं की वजह से अमलानंद घोष, आलचेन दंपति और डीपी अग्रवाल के द्वारा सोथी संस्कृत को हड़प्पा सभ्यता के जनक के रूप में स्वीकार किए गए। परंतु अगर हम लोग बहुत सिंपल तत्व से देखें तो ये बता सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, इसके विकास को हम लोग क्रमिक विकास के रूप में ही देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के जो भी स्थल थे वो आपस में धीरे धीरे वहाँ भी हुई, आपस में व्यापारिक संबंध हुआ। धीरे धीरे व्यापारिक संबंध होने की वजह से एक दूसरे नगरीय सभ्यताओं का विकास हुआ। वहाँ पर कहीं पर बंदरगाह बने, बाजार बने, उत्पादन के केंद्र बने, कहीं पर विक्रय के केंद्र बने। धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता स्थानीय सभ्यताओं को ग्रहित करते हुए, उनको स्वीकार करते हुए व्यापार वाणिज्य के दम से आगे चलकर उन्नत संस्कृत के रूप में आगे आती है। धीरे धीरे ये स्थानीय संपर्क, पहले स्थानीय इनके व्यापारिक संबंध बनते हैं, फिर देशी विदेशी व्यापारिक संबंध बनते हैं। या जल और स्थल मार्ग के द्वारा अन्य समकालिक संस्कृतियों से भी जुड़ते हैं, अन्य स्थान पर भी जुड़ते हैं। और धीरे धीरे ग्राम, सबसे पहले गांव से अर्धनगर, अर्धनगर से नगर, और इस तरह से देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता एक स्थानीय संस्कृत का ही विकसित रूप है जो कि क्रमिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। पहले ये ग्रामीण सभ्यता थी, फिर ये अर्धनगरी बनी और ये नगरी बनी। इसके पीछे एक
विस्तृत व्यापारिक जाल था जो कि आपस में स्थानीय घटकों के साथ साथ विदेशी घटकों से भी जुड़ा हुआ था। इस तरह से हम इसकी उत्पत्ति को देखें, इसकी उत्पत्ति को लेकर ये मत मिलते हैं। हम फैक्चुअल के रूप में किस मत के समर्थक क्या हैं और किसने किसके पक्ष में क्या क्या बातें कहीं, हमने भी वो पक्ष देखा। आइए अब अगला, इसी में अगला पोर्शन स्टार्ट होता है। आइए अब स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता। इसका तीसरा बिंदु, पहले तो भूमिका के बारे में हम लोग पढ़े, कुछ शब्दों को जाने, फिर इसकी उत्पत्ति को लेकर जो विवाद था वो जाने, फिर कालक्रम को लेकर। आइए कालक्रम को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दो बातें हैं, दो वजहों से हम हड़प्पा सभ्यता के सही कालक्रम को नहीं समझ पाए हैं। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। बस हमें केवल किसने क्या कहा, 5-6 लोगों के नाम हैं, उनके द्वारा कुछ डेट दी गई, वो हमको रटना है। कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है किसका आगे नाम दे देगा, सामने समय दे देगा और मिलाने के लिए कह देगा, कौन सही है कौन गलत है पूछा सकता है। सबसे पहली बात देखते हैं दिक्कत कहाँ पर है। दिक्कत ये है लिपि का पढ़ा ना जाना। कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आखिर इसका उत्पत्ति का काल क्या था, किस समय का था। तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। एक ऐसी सभ्यता जिसमें लिपि तो है परंतु उसको लिखित साक्ष्य तो हैं, कुछ लिखे तो गए हैं। इसकी एक लिपि है, कीलाक्षर है, बृष्टोफोदर हम लोग देखेंगे आगे चलकर, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा चुका। आखिर क्या लिखा है, तो इनकी कर्मकांड की विशेषताएं कैसी, राजनीतिक स्थितियां कैसी हैं, हम ये लोग पुरातात्विक स्रोतों को देखकर, स्थलों की खोज, स्थलों में पाए गए भवनों को, अन्नागारों को, स्नानागारों को, आप गोदीवाड़ा को, इन सब को देखकर, मोहरों को, इन सब को देखकर, बर्तनों को, औजारों को, इन सब को देखकर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में आगे चलकर अनुमान करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि ना पढ़ाई जाने की वजह से हम बहुत कुछ इसके बारे में नहीं कह पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी कालक्रम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग अभी इसके लिपि के बारे में पढ़े ही नहीं हैं। नहीं बता दें किस कालखंड के बारे में यहाँ खुद चर्चा होता कि किस कालखंड के बारे में बात कर रहा है। दूसरा, एक तो लंबवत उत्खनन में समस्या। पहली बात, हड़प्पा सभ्यता में जो भी स्थल मिले हैं, जब हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खोज की, जैसे ये देखा ये स्थल की खोज की, यहाँ नीचे ये, तो ये सब डेवलप में मिला, इसका नगरीय स्वरूप मिला। और जैसे जैसे हम इसके नीचे गए जा रहे हैं तो आगे चलकर देखते हैं पानी मिल जा रहा है। तो आगे चलकर पानी मिलने की वजह से नीचे की खुदाई नहीं हो पा रही है। तो अगर यहाँ पे नगर है तो उसके पहले गांव, अर्ध गांव रहेगा, अर्धनगर रहेगा, फिर अर्ध गांव, उसके पहले क्या था, ये जानकारी हम नहीं बता पा रहे। चूँकि अगर हम लोग इसका लंबवत उत्खनन कर लेते तो हम देख लेते कि जो सबसे निचला मतलब भांड है, रेडियो कार्बन विधि से या यूरेनियम विधि से हम उसके बारे में पता लगा लेते, तो हम इस सभ्यता के समय के बारे में बता सकते थे। तो इस तरह से लंबवत उत्खनन में समस्या है। क्षैतिज उत्खनन इसलिए नहीं कर सकते हैं कि पता चला इस सभ्यता की खोज के अब ये फैली यहाँ तक है और इसके ऊपर यहाँ पर ये नगर बस चुका है, वर्तमान में आबादी है। तो हम एक मरी हुई, एक दबी हुई सभ्यता के खोज के लिए एक सभ्यता को तो हम बाहर, ये जो वर्तमान में जीवित सभ्यता उसको तो हटा नहीं सकते। तो क्षैतिज उत्खनन भी नहीं हो सकता और लंबवत उत्खनन की अपनी समस्याएं हैं। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के कालानुक्रम बताने में हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, परंतु फिर भी विद्वानों ने अपने अपने तर्कों के आधार पर कुछ कालक्रम के बारे में बताया। उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या है। तो मैं उसके बारे में आपको लिख दे रहा हूँ। फादर एच हेरास, इनके हिसाब से हड़प्पा सभ्यता 6000 ईसा पूर्व है। तो बस केवल आपको जानना है कि फादर एच हेरास के अनुसार हड़प्पा सभ्यता लगभग 6000 ईसा पूर्व थी जब इसका विकास हुआ था। उसी तरह से सर जॉन मार्शल
ये अलग अलग किताबों में बहुत अलग अलग होगा, तो बहुत परेशान मत होइएगा, इसको बहुत रटना नहीं है। 3225, 50 और 2750 ईसा पूर्व। मार्शल ने मोहनजोदड़ो में खोज की थी। उन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो 7 बार डूबा था, 7 बार मोहनजोदड़ो में बाढ़ आई थी, उससे 7 बार मोहनजोदड़ो डूबा। तो इस तरह से हर परत पर उनकी जब उन्होंने उसका उत्खनन किया तो उसके हिसाब से उनको पता चला कि 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व सर जॉन मार्शल का समय था। इसके अलावा माधव स्वरूप वस ने 3500 लेकर 2700 ईसा पूर्व समय बनाया। मैके महोदय ने 2800 से लेकर 2500 समय बताया। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से लेकर 1500 समय बताया। रेडियो कार्बन विधि के हिसाब से 3050 से 1750 ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा डीपी अग्रवाल ने 2300 से 1700। इसके अलावा अगर हम लोग देखें फेयर सर्विस ने 2000 से 1520। तो अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा सभ्यता के कालानुक्रम को लेकर ये 6-7 पॉइंट हैं। कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि सामने दे देगा विद्वान, उसके द्वारा बताया गया समय। तो हड़प्पा सभ्यता के कालानुक्रम को लेकर ये समस्याएं हैं। और इसमें हम लोग अगर पढ़ना चाहें तो रेडियो कार्बन विधि को कभी नहीं भूलेंगे। व्हीलर ने क्या कहा है ये कभी नहीं भूलेंगे। फेयर सर्विस एग्जाम में पूछा जाता है। और सर जॉन मार्शल। अगर ये हम 4 कालक्रम जानते हैं, 4 लोगों ने क्या क्या बताया, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता में कालक्रम को लेकर, समय को लेकर पूछे गए सवालों का आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका अगला होता है कालक्रम। अब हड़प्पा सभ्यता का अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखते हैं। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो अगला वीडियो पार्ट का हम लोग जो है अगला हिस्सा है विस्तार। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, हम इसके एक तो भूमिका, दूसरा इसकी उत्पत्ति को लेकर क्या कॉन्सेप्ट था, क्या दिमाग में हमको क्या रखना है, फिर कालक्रम को लेकर अगला विस्तार, और फिर महत्वपूर्ण स्थल एवं विशेषताएं। तो सबसे पहली बात हमने यहाँ देखा, ये 3 टॉपिक देखे। अब विस्तार, महत्वपूर्ण स्थल एवं विशेषताएं, ये तो पूरा एक वीडियो हम अलग देखेंगे पूरा, कि महत्वपूर्ण स्थल हैं कौन कौन, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। हम विस्तार देखते हैं। और इन दोनों से यूपी पीसीएस चाहे प्री हो और चाहे मेंस हो, अगर सिंधु घाटी सभ्यता में से सवाल पूछे जाएंगे तो इन्हीं दोनों पोर्शन से पूछे जाएंगे। अतः हम विस्तार और महत्वपूर्ण स्थल दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जब विस्तार पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्थल का नाम पढ़ेंगे, और जब स्थल का नाम जान जाएंगे उनकी क्या क्या विशेषताएं हम लोग यहाँ आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग अगर हम लोग इसके विस्तार में देखें तो सबसे पहले एक देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का
स्वतंत्रता के पहले तक हड़प्पा सभ्यता में 40 स्थल की खोज हुई थी और स्वतंत्रता के बाद वर्तमान तक 30 तरह से। स्वतंत्रता के पहले हड़प्पा सभ्यता में कुल 40 स्थलों की खोज थी। वर्तमान में कुल 1400 स्थलों की खोज हो चुकी है। तो वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के कुल 1400 स्थल हैं। ये जो 1400 स्थल हैं ये 3 देशों में हैं। हम लोग पहले देखते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं ये 14 स्थल ये 3 देशों में फैले हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल हैं। एक का नाम आगे पढ़ेंगे तो मुंडी गौक और दूसरा का सुरतुगुई। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम लोग देखें तो अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल हैं, पाकिस्तान में 475 स्थल और भारत में लगभग 925 स्थल। तो अगर हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल की संख्या पूछा जाए तो भारत, और भारत में भी सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो है वो 3 प्रांत हैं वहाँ पर, एक बलूचिस्तान और खासकर बलूचिस्तान में भी दक्षिणी बलूचिस्तान में, दूसरा सिंध प्रांत में और तीसरा पंजाब प्रांत में हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिलते हैं। और भारत में तो देखा जाए, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के लगभग 2400 स्थल 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में पाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं, मुंडी गाक और सुरतगुई। पाकिस्तान में देखते हैं तो 3 प्रांतों में, और भारत में इन सभी प्रांतों में हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्राप्त होते हैं। आइए हम लोग अब एक एक उठाएंगे और इसके बारे में विस्तार के बारे में कुछ कई चीज़ें पढ़ते हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, पीटी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, एक एक को स्टार्ट करके देखते हैं। इस सबसे पहले हम लोग देखें, अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तर और दक्षिण का ये विस्तार है, यह कुल 1400 किलोमीटर, और हड़प्पा सभ्यता का ये जो विस्तार है ये विस्तार कुल 1600 किलोमीटर। देखें तो इसको अगर हम लोग मिलाएं, अगर एक मिलाते हैं तो एक त्रिभुजाकार आकृति। तो अगर कभी पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार आकृति।
तो हड़प्पा सप्ताह उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, और हड़प्पा सप्ताह में जो जल वाला स्थल है जो कि बलूचिस्तान से लेकर गुजरात तक है, इसकी कुल लंबाई 1300 किलोमीटर। यानी जो इसकी जलीय सीमा है, जो इसकी जलीय सीमा है उसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है, उत्तर दक्षिण 1400 और पूरब पश्चिम 1600। हड़प्पा सप्ताह का स्वतंत्रता के पहले जो इसका क्षेत्रफल था, स्वतंत्रता के पहले क्षेत्रफल था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। वर्तमान में ये लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर पर इसका क्षेत्रफल है। तो वर्तमान में हड़प्पा सप्ताह का लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में इसके क्षेत्र का विस्तार है, जो कि 3 देशों में फैला है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अभी हम लोग मैप में देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखें ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है, ये जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्र है, ये अकेले मिस्र की सभ्यता का 20 गुना, और मिस्र और प्लस मेसोपोटामिया, अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो इसका 12 गुना, समझ सकते जो मैंने शुरू में बताया था। तो मिस्र की सभ्यता का अकेले 20 गुना थी, और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता का लगभग 12 गुना थी। तो हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही विशाल सभ्यता जो कि कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यह सभ्यता मैंने कहा एक त्रिभुजाकार आकार में है। इसमें वर्तमान में अगर देखा जाए कुल 1400 स्थल हैं, जिसमें 2 अफगानिस्तान में, 475 स्थल पाकिस्तान में और 925 स्थल भारत में। बाकी उत्खनन तो हो ही रहा है लगातार। तो ये एक हमें आइडिया लगाना है कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के विस्तार में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन स्थल हैं, अफगानिस्तान में और भारत में, तो आइए उसको हम एक मैप से देखते हैं और प्रयास करते हैं कि उसको हम लोग याद रखें, क्योंकि एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये 2 स्थल देखिए, मुंडी गाख और सुर्तगुई, ये दोनों स्थल अफगानिस्तान में है। तो 2 स्थल मुंडी गाख और सुर्तगुई दोनों अफगानिस्तान में है।
ये पूरा बलूचिस्तान वाला पूरा हिस्सा है, देखिए ये पूरा बलूचिस्तान है, ये उत्तरी बलूचिस्तान, ये दक्षिणी बलूचिस्तान। तो दक्षिणी बलूचिस्तान ये पूरा सिंध का इलाका है, ये पूरा पंजाब का इलाका है और ये उत्तर पश्चिम प्रांत है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सूतकागेंडोर, सूतका को बालाकोट, डाबरकोट। तो इस तरह से सूतकागेंडोर, जो कि हम लोग अभी देखेंगे कि दास नदी के तट पर है, सोतका को ये सादी कौर नदी के तट पर होगा, बालाकोट, डाबरकोट, ये सारे जो हैं ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी दक्षिण बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग ये देखें, ये सिंध का प्रांत है, तो यहाँ पर सिंध के प्रांत में हम लोग देखें तो आप लोग नोट डाउन करते रहिए, मैं नाम बता रहा हूँ। सिंध के प्रांत में यहाँ पर मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोट दीजी, तो मोहनजोदड़ो है, चन्हूदड़ो है, कोट दीजी है, आमरी, अली मुराद, जुडेर दड़ो। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जुदेर दड़ो, कोट दीजी, आमरी, अली मुराद, नाल, कुल्ली, ये सारे जो स्थल हैं वो सारे स्थल सिंध प्रांत में पाए जाते हैं। अगर हम लोग पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में देखें तो हड़प्पा, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खां, मैं नाम पढ़े दे रहा हूँ, हड़प्पा, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खां। इसके अलावा चक पुरवाने, रहमान डेरी। तो अगर देखा जाए तो हड़प्पा, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खां, चक पुरवाने, रहमान डेरी, ये सब पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जम्मू कश्मीर में मांडा, जो कि चिनाव नदी के तट पर, अभी हम लोग देखें अखनूर तहसील है, वहाँ पर पाया जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें पंजाब और ये हरियाणा, तो अगर पंजाब में हम लोग देखते हैं तो पंजाब में यहाँ पर रोपड़, संघोल, चकबाड़ा 86, तो रोपड़ है, संघोल है, चकबाड़ा 86 है, डेर मजरा है, तो रोपड़ है, संघोल है, चकबाड़ा 86 है, डेर मजरा है। ये सारे जो है स्थल, सरायखोला है, ये सारे स्थल भारत के पंजाब वाले प्रांत में पाए जाते हैं। अगर हम लोग हरियाणा में देखते हैं, हरियाणा में देखें तो हरियाणा में राखी गढ़ी, बनवाली, मिताथल, बालू, कुनाल, तो राखी गढ़ी, बनवाली, मिताथल, बालू, कुनवाल, सिसवल, तो ये सारे स्थल जो है हरियाणा में पाए जाते हैं। तो अभी कभी जब आप एग्जाम में पढ़ेंगे तो 3 स्थल हरियाणा का दे देगा, 1 पंजाब का दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में स्थित नहीं है, या 3 पंजाब दे दे, 1 हरियाणा का दे देगा, कौन सा पंजाब में स्थित नहीं है। तो जब हम अगर ये जानते हैं कि आखिर ये सारे हरियाणा में हैं, ये सारे पंजाब में हैं, तो हमें कम से कम एक आइडिया रहता है।
हम विस्तार में यही देखना चाहते हैं कि हम उनके सवालों का जवाब दे सकें। अब देखो हम लोग यहाँ देखेंगे तो कालीबंगा, राजस्थान में अगर हम लोग देखते हैं तो कालीबंगा, इसका अर्थ रहेगा काली रंग की चूड़ियाँ। हम लोग आगे गंगानगर ज़िले में हम इसके बारे में देखेंगे। ये गुजरात है। गुजरात के स्थल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी है, इसके आसपास जो स्थल हैं, और एक ये खंभात की खाड़ी है, देखिए इसके आसपास स्थल हैं। तो ये जो कच्छ की खाड़ी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी सवाल पूछा सकता है कि कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। तो आइए देखते हैं कहाँ पे कौन कौन स्थल हैं। ये जो कच्छ की खाड़ी में यहाँ पर 3 स्थल हैं, सुरकोटड़ा, धौलावीरा और देसलपुर। ये जो तीनों स्थल हैं ये तीनों गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में। इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कौन गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित नहीं है। और अगर हम खंभात की खाड़ी में आके यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखते हैं तो लोथल, रंगपुर, भगताराव, मेघम, कुंतासी, शिकारपुर। इस तरह अगर हम लोग यहाँ देखें तो लोथल है, रंगपुर है, भगताराव है, मेघम है, कुंतासी है, शिकारपुर, ये सारे गुजरात में हैं, गुजरात के कच्छ के खाड़े में हैं। कभी पूछे कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हड़प्पाकालीन स्थल है, तो वह राज्य है गुजरात। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी पूछा जा सकता है। गुजरात में भारत में सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता स्थल पाए गए हैं। उसके बाद अगर हम लोग और देखें तो महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर ये देखते हैं, प्रवरा नदी तट पर दैमाबाद है। तो हम लोग ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका नाम लिखेंगे दैमाबाद। ये महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र में प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, दैमाबाद। उसी तरह से अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में ये एक ज़िला है सहारनपुर। सहारनपुर में 2 स्थल हैं, एक बड़ा गांव और दूसरा हुलास। दोनों सहारनपुर में हैं, यानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में है। और मेरठ में अगर हम लोग देखेंगे तो मेरठ में, यूपी के मेरठ में एक स्थल है, इसका नाम रहेगा आलमगीरपुर। ये मेरठ में है। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जिसका सबसे उत्तरी स्थल है वो मांडा है, सबसे दक्षिणी स्थल है वो दैमाबाद है, सबसे पूर्वी स्थल जो यहाँ रहेगा भी ये है, ये तो ये ऐसे यहाँ रहता है, ये आलमगीरपुर है। और सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकागेंडोर है। इन्हीं दोनों की जब लंबाई नापा गया तो वो 1400 किलोमीटर है, और जब ये लंबाई नापी गई तो 1600 किलोमीटर है। तो हड़प्पा सभ्यता का पूरब और पश्चिमी विस्तार 1600 किलोमीटर, उत्तर और दक्षिणी विस्तार 1400 किलोमीटर, और ये समुद्र की तट की लंबाई है ये 1300 किलोमीटर। समुद्र की तट की लंबाई है 1300 किलोमीटर है। तो जो हम लोग इसके पहले देखा था हम उसको यहाँ पर प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सबसे उत्तरी स्थल तो मांडा, दक्षिणी स्थल दैमाबाद, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, पश्चिमी स्थल सुतकागेंडोर। ये प्रवरा नदी के तट पर है, ये दास्क नदी के तट पर है, ये चिनाव नदी के तट पर है, और ये हिंडन नदी के तट पर है। तो चारों स्थल जो है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किन किन नदियों के तट पर हमने ये देखा। इसका विस्तार 1400 या 1600 या 1300, यह टोटल अगर हम लोग इस विस्तार को अगर हम लोग देखें तो देखते हैं ये पूरी सभ्यता, ये जो विस्तार है त्रिभुजाकार थी, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह वर्तमान में 20 लाख स्क्वायर फीट है, स्क्वायर वर्ग स्क्वायर है, किलोमीटर है। इस तरह से हम देखें
तो ये चैप्टर आपका होता है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, किस राज्य में कौन कौन स्थल पाया जाता है। इसको 2-4 बार आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। फिर हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा कि किस किस स्थल की क्या क्या विशेषता है, जो कि हमारा एक अलग से वीडियो होगा कम से कम 1 घंटे का, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्हूदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं मिलती हैं। तो इसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। प्रयास करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पहले वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता की भूमिका, उत्पत्ति, कालानुक्रम के साथ साथ विस्तार, इन चारों पॉइंटों पर हम मेहनत करेंगे। और एक बार हम इस पर मेहनत कर लेंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत ही क्लियर और बहुत ही स्पष्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस पर मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे और इस पर कुछ वर्कआउट भी करेंगे, और उम्मीद है कि आप सारे सवालों को सही जवाब देंगे। धन्यवाद।